जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने लिहाफ का रोमांचक जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ और ना ही लिहाफ से किसी किस्म का रोमांच जोड़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार पिटाई में बिता दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कम वक्त इतनी लड़ाका क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की के साथ गुत्थम गुत्थी में मशहूर थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोले बहन के पास छोड़ दी। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं है तो लड़ भी नहीं सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वह पक्की उम्र के थे मगर निहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें निहायत अजीबो गरीब सा शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। ऐसे वाहियात खेलों से नवाब साहब को सख्त नफरत थी। उनके यहाँ तो तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरी गोरी पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करने के बाद तो वे कुछ साजो सामान के साथ ही उनको वहां पे रखकर भूल गई और वो बेचारी दुबली पतली सी नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहां से जहां वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब की बेगम बनकर आई और छप्पर खट पर अपनी पूरी दुनिया बिता दी। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद। उन रिश्तेदारों से कि उन लोगों को बेगम जान खूब जलती थी। कोई भी साया उनको जिंदा रखने के लिए काफी नहीं था, मगर क्यों जिए कोई जिंदगी। बेगम जान की जिंदगी जो ठहरी, जीना तो बंदा था जिंदगी में। वो फिर जी और खूब जी। रब्बू ने उन्हें मुझे गिरते गिरते संभाला। झटपट देखते ही देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। अजीबो गरीब तेल की मालिश से उन बेगम जान के जिस्म में एक अलग सी चमक नजर आई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रसालों में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो तकरीबन 40-42 की होंगी। उफ, किस शान से उस दीवान पर लेटी हुई थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर दबा रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता तो घंटों एकदम पास से उनकी शक्ल देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी। मैंने आज तक उनकी मांग बिगड़ी ना देखी थी। सबसे हैरत अंगेज चीज वो उनके होंठ थे। आम तौर पर वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठों पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपट्टियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता।
कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जल्द भी सफेद थी और चिकनी थी। मालूम होता था कि किसी ने कसकर टांके लगा दी हों। अमूमन वो अपनी पिंडलियां को जाने के लिए झुकती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और गोश्त होने के कारण वो बहुत लंबी चौड़ी महसूस होती थी, लेकिन बहुत ढला हुआ जिस्म था। रब्बू की पीठ खुजाती थी, यानी घंटों खुजाती रहती। पीठ खुजाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि जरूरियात जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बू को घर का और कोई काम नहीं था, बस सारा वक्त छपर खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर या कभी जिस्म के और हिस्से दबाती रहती। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, 2 घंटा पहले ही खुशबूदार तेल और खुशबूदार अत्तरों की मालिश शुरू हो जाती। अमूमन सिर्फ रब्बू ही रहती थी वहां। बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही जरूरियात की चीजें देती जाती। दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, वो इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़ गल कर खत्म हो जाए। बात ये थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती कि हजारों तेल लुटने वाले जाते, और खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी तो नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जल्द के अंदर की बीमारी हो तो खैर। रब्बो मुस्कुराती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को देखती। ओह, ये रब्बो! जितनी बेगम जान गोरी थी उतनी ही ये काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब सी घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और उसके हाथ इस कदर फुर्तीले थे, अभी कमर पर तो वो लीजिए गए, टखनों पर फिर गए उल्हों पर। मैं जब भी वहां पर बैठती तो हमेशा यही देखती रहती कि रब्बो के हाथ कहाँ हैं और कर क्या रही। रब्बो से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती है, साथ उठती बैठती है, और माशाअल्लाह साथ ही तो सोती है। रब्बो और बेगम जान आम जलसों की दिलचस्प गुफ्तगू का हिस्सा थी। लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, पर दुनिया में से किसी से नहीं मिलती थी। मैंने कहा, मैं उस वक्त काफी छोटी थी और बेगम जान पे फिदा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले तो घर में भाइयों के साथ मार कुटाई होगी, इसलिए वो हफ्ता भर के लिए मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। पर सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपर खट से लगाकर एक छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान चास खेल रहे थे, और उसके बाद मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रुब्बो वैसे ही बैठी उनकी पीठ को जा रही थी। भंगन कहेगी, मैंने सोचा। रात को मेरी आंख जब अचानक से खुली तो मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे जैसे मानो उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, उन्होंने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे किसी आवाज से कहा। सो जाओ,
डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालमू महाभीम पर हर दफा आकर अटक जाती। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी आयत याद थी। तुम्हारे पास आ जाओ बेगम जान। नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर दो आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन है? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, चोर कैसा? रब्बू की आवाज है। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। लिहाजा मुझे कुछ ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था। मगर दूसरी रात मेरी नींद खुली तो रब्बू और बेगम जान में कुछ झगड़ा बहुत खामोशी से छपर खटपर तय हो रहा था। और मेरी ख्वाब समझ कुछ ना आया कि क्या फैसला हुआ। रब्बू हिचकियां ले लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रबाकी चाटने की आवाज आती रही। मैं तो घबरा कर सो गई। आज रब्बू अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू सा था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर किसी तरह मानता ही नहीं था। नवाब साहब के यहाँ भी कुछ दिन रहा, पर न जाने क्यों वहां से ऐसा भागा कि रब्बू से मिलने भी ना आया। लिहाजा रब्बू भी अपने किसी रिश्तेदार से के यहाँ उनसे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बू भी मजबूर थी। सारा दिन बेगम जान परेशान रही, उनका जोर जोर टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें नहीं खाता। उन्होंने खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं को जादू बेगम जान, मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं को जादू, सच कहती हूँ। मैंने ताश रख दिया। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेती रही। दूसरे दिन रब्बू को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। चाय पी पीकर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर, ए, हाँ हाँ हाँ, शाने से नीचे, हाँ, वाह भाई वाह, आहा। वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। वाह, और इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था वहां, मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और उल्टा मुझे फक्र हो रहा था। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लेगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लूंगी। क्या मैं बच्चा हूं? बच्चा नहीं तो बूढ़ी हो गई है क्या? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बना लेना कपड़े, पहनना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। ए, इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी वहीं रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वो मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुआ के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रहती और वो बातें करती रहती। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉक कम हो गई है ना? कल दर्जी को दे दूंगी, नहीं सिला लेंगे। तुम्हारी अम्मा कपड़ा लेके गई है। वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारो जैसा है। मैंने बकवास करी और
बातों की बातों में मेरा हाथ न जाने कहां कहां से कहां पहुंच गया कि मालूम ही न रहा। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देख कर नहीं खुजाती? मेरी पसलियां नोच डालती। बेगम जान शरारत में मुस्कुराकर और मैं झेंक गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रखकर लिटा दिया। अबे, कितनी सूख रही है, पसलियां निकल आई हैं। उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू किया। मैं फुनफुनाई। वे, तो मैं क्या खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं बुलबुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, और वो भी ऊट पटांग। हटाओ तो हाथ। 1 2 3। मेरा दिल चाहा कि किसी तरह से भागूं, और उन्होंने मुझे खींच लिया। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका वो उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों की लपोटें और वजनी हो गई। ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी, बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे थे, मगर नरम नरम, जैसे उस पर की खाल उतार गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर की दहशत होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूत सवार था। और मेरा दिमाग, उसका तो ये हाल कि न चीखा जाए और न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल बैठ गई। उनका चेहरा फीका और बदरौलक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं तो समझी अब मरी ये जाके, और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि लंबू रात को आ गई, और मैं डरी, बिल्कुल ही डरी हुई, जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ? चुप घंटों पड़ी रही वहां। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान
से मुझे ऐसा डर लगने लगा कि पूरा दिन मामाओं के यहाँ बिताती थी। मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकल जाता था। और कहती किससे, और कहती क्या कि बेगम जान से डर लगता है। वो बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती है। आज रब्बू और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कही या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगता था। क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया से। ये लड़की क्या मेरा सिर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हवा गया और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। खुद मुंह हाथ धो रही थी। चाय की पाइप पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, मैं जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। अब तो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उड़ने लगा। मुंह मोड़े में चाय पीती रही। अम्मा को हमेशा से ही लड़कों के साथ खेलना नापसंद था। कहो भला लड़के क्या शेर जीते थे कि खा जाते उनकी लाडली को? और थे भी कौन? भाई, उनके 2-4 सड़े सड़ाए दोस्त। मगर वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल थे। और यहाँ बेगम जान, उनकी तो ये टशन कि दुनिया भर के गुंडों में नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां ना टिकती। मगर लाचार थी। मजबूरन कलेजे पर पत्थर रख के बैठी रही। कपड़े बदल 16 श्रृंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर इन्हें और भी अंगार बना दिया। और वह चली मुझ पर लाट उतारने। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बू उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था।